क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है और मैं सभी को दिखाई दे रही हूँ? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है किसकी? मैथ्स पेडागोजी। ध्यान रखिएगा, मैथ्स पेडा, मैथ्स पेडागोजी है ये, ठीक है। तो भाई हम जो टॉपिक्स करेंगे सारे पेडागोजी के टॉपिक्स होंगे, और आप लोगों को सारे नोट्स भी बनाने होंगे क्लियरली, जो आप बनाते हो रेगुलरली। चलो ठीक है, आ गई आवाज। थैंक यू सभी को बताने के लिए। चलो भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैथ्स पेडागोजी आती कितने नंबर की है? अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट, तो उसमें 30 नंबर की मैथ्स आती है भाई, जिसमें 15 नंबर में तो आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। और दूसरा है आप लोगों की 15 नंबर की मैथ्स पेडा, मैथ्स पेडा। तो पेडागोजी आप लोगों का एग्जाम क्लियर कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपको इस बात पे कंसंट्रेशन करना होगा। और दूसरा है पेपर 2, अभी पेपर 3 आया नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम से आएगा, पेपर 2, ठीक है। अब पेपर 2 में क्या होता है, मैथ्स और साइंस जो लेते हैं, मैथ्स एंड साइंस से जो भरते हैं भाई, 60 नंबर की होती है सब्जेक्ट, जिसमें क्या होगा, 20 नंबर के तो मैथ्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर की पैरा। ऐसे साइंस में 10 नंबर 20 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर की साइंस पैरा। तो ये आप लोगों का पैटर्न है और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों जैसे मुझसे पूछे जा रहे हैं क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है? इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा पेपर पूरा क्लियर करेंगे, पूरा अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम जो बच्चों की समस्याएं आई थी वो टाइम टाइम मैनेजमेंट की थी, तो मैनेज आप लोगों को तब करेंगे जब आप क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों का सिलेबस क्या होगा मैथ्स पेडागोजी में। जो ज्यादातर क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं भाई, हर बार जो मैं क्वेश्चन देखती हूँ वो आता है ये 2 मेथड से। पहला मेथड है, ये 4 मेथड जरूर आते हैं मैथ्स में और हर पेपर में आएंगे। मैथ्स पेडा के 4 मेथड आज हम पढ़ेंगे। पहला है इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि, आगमन विधि इसको बोला जाता है हिंदी में। दूसरा है मानव, बेटा मानव ये बात है, अभी पेपर 3 जो पीजीटी लेवल का होगा 9वीं से 12वीं, वो आई थिंक जनवरी से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अंकित कुमार, आदित्य, आकांक्षा, हाँ पेपर 2 वालों को भी मैथ्स जरूर करना है अगर जिन्होंने मैथ्स और साइंस से भरा है तो भाई। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि आप लोगों के लिए, इंडक्टिव के अपोजिट क्या है? डिडक्टिव। ये आगमन थी तो इसको बोला जाएगा हिंदी में निगमन। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों ही एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। हाँ, अब कुछ दिनों में आप लोगों का जैसे वो सब्जेक्ट्स का क्लियर हो जाएगा तो पेडागोजी क्लास रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है बेटा और करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस जितना कराऊं उतना कर लेना, पेपर इसी में से आना, इतना ध्यान रखना, पेपर में याद करोगे मैम को। तीसरा है एनालिटिक, एनालाइज, एनालिटिक मेथड, विश्लेषण, विश्लेषण विधि। चौथी है इसमें सिंथेसाइज, संश्लेषण। इन्हीं चारों में से आज आप 2 नंबर पक्की कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी आइएगा, जो भी बच्चा आ रहा है जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार सभी को वीडियो क्लियर है? पूछ लो बेटा, जो भी डाउट है आप लोगों को पहले पूछ ही लो। उदाहरण भी देंगे, सारी चीजें करेंगे, आप एक बार रेगुलर हो जाइए। चलो ऑल क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो चारों मेथड है जरूर आएंगे पेपर में हर बार, तो हम पहला मेथड पढ़ते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडक्टिव मेथड। इन्हीं से कई क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आगमन विधि। कई बार पूछा जाता है कि, कई बार पूछा जाता है ये मेथड किसने दिया है, कई बुकों में जैसे किसका लिखा है अरस्तु, बट नहीं, इसके फादर कौन है? फ्रांसीसी बेकन, फ्रांसीसी बेकन है इनके फादर। ये वाला मेथड किसने दिया है? इंडक्टिव मेथड इज गिवन बाय फ्रांसीसी बेकन, ठीक है। अब ये मेथड क्या है? ये मेथड होता है एक ही रूल पर, एक रूल अगर आप इसका याद करते हो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला रूल है इसमें एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम।
उदाहरण से नियम। टीचर क्या करता है, बच्चों से एग्जाम्पल लेता है, बच्चों से एग्जाम्पल लेकर बच्चों से एग्जाम्पल लेकर रूल बनाए। जैसे मैं बच्चों से पूछूं, भाई बताओ कि ऐसी कोई चीज बताओ जो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ऐसी कोई चीज बताओ। बच्चे ने बोला टेबल, चेयर, मार्कर, बैड, ऐसे बोल दिया। तो जो चीजें चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, वो चीजें क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग। यानी कि बच्चों से उदाहरण लेकर टीचर नियम स्थापित करता है, उदाहरण लेकर बच्चों से नियम से स्थापित। तो इसके जो 4 नियम है, कोई मुझे बताएगा दूसरा नियम क्या है? एग्जाम्पल क्या होते हैं? कंक्रीट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त। देखो जो एग्जाम्पल होते हैं भाई, एग्जाम्पल जो होते हैं वो मूर्त होते हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। प्रियांशु, श्री, धीरज, वेरी गुड। इंग्लिश और हिंदी बेटा दोनों में चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही लैंग्वेज में चल रहा है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसका रंग रूप आकार होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसका रूप कैसा? मूर्त। बच्चा मूर्त से अमूर्त जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और छोटे बच्चों को मूर्त से अमूर्त लेकर जाया जाता है। ठीक है बेटा, सरल से जटिल नहीं आएगा इसमें। तीसरा नियम कौन बताएगा? चलो, हाँ वेरी गुड प्रिंसी गुप्ता, नोन टू अननोन, वेरी गुड, नोन टू अननोन। देखो याद करने का एक तरीका बताऊंगी। ये 4 नियम जिसने एक के याद कर लिए तो दूसरे के अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा उसके अपोजिट है। अब नोन टू अननोन क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। देखो ज्ञात से अज्ञात का मतलब होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का पता लगाकर टीचर बच्चों से ही नियम निकलवा देता है। जैसे एग्जांपल लिए पहले बच्चों से और फिर नियम निकाल दिया है। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया। जैसे कल आप टीचर बनोगे, कोई भी टॉपिक अपनी क्लास में पढ़ाओगे, तो जब टॉपिक अपनी क्लास में आप पढ़ाओगे तो सबसे पहला काम, टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले टीचर का काम होगा बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। भाई बच्चा कितना जानता है जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो नॉन टू अननोन है बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर बच्चों को नया ज्ञान देना। ठीक है, अब लास्ट बताया है सुस्मी ने, वेरी गुड, मानव ने भी। फोर्थ वन इज स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि उदाहरण से नहीं, विशिष्ट से सामान्य। तो इन चारों से एक नंबर पक्का आएगा, ध्यान रखना। और ये चीजें जरूर आप लोगों को कर लेनी है। पर्टिकुलर टू जनरल भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी। ठीक है, कई बार थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा दे तो इसको पर्टिकुलर टू जनरल लिख सकते हैं, बात वही है, मीनिंग सेम है। अब देखो एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं, एग्जाम्पल बच्चों को पता होते हैं, और एग्जाम्पल विशिष्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों को पता होते हैं, एग्जाम्पल को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो नियम होते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, नियम का को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, नियम बच्चों को पता नहीं होते हैं, एक याद करने का तरीका है। और नियम जनरल होते हैं, सभी के लिए सेम होते हैं। एग्जाम्पल सबका स्पेसिफिक हो सकता है, बट एग्जाम्पल सभी का स्पेसिफिक हो सकता है, बट रूल सबका एक होगा। जैसे मैं आप लोगों से कोई भी एग्जाम्पल पूछूं, भैया कोई एक एग्जाम्पल दो जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग का कोई एग्जाम्पल दो, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक। और कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो जनरल, फिर हम उससे नियम बना देंगे। पर्टिकुलर टू जनरल भी कह सकते हैं राबिया, बिल्कुल कह सकते हैं, इसको लिख सकते हो एक और नाम इसका। स्पेसिफिक को पर्टिकुलर ही बोला जाता है, दूसरा नाम पर्टिकुलर, विशिष्ट से सामान्य से हिंदी में बोला जाएगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम बस जनरल होते हैं, रूल रूल होते हैं जनरल, रूल बच्चों को पता नहीं होते, रूल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। याद करने का तरीका है, बच्चे ना एग्जाम में जरूर कंफ्यूज होते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा था, तो यहीं से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनर भी वहीं से एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। और कभी कोई सीटेट का पेपर नहीं हुआ कि इन 4 से कोई क्वेश्चन ना आया हो, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड। बेटा क्लासेस कर लोगे ना, बहुत रहेगा शिवम, शिवांश, अगर आप क्लासेस कर लोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये 4 नियम आपको पता हो गए। इंडक्टिव मेथड होता है बच्चों से नियम लेकर, बच्चों से एग्जाम्पल लेकर नियम स्थापित करना, बच्चों से एग्जाम्पल लेकर नियम स्थापित करना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। इंडक्टिव मेथड होता है, ये होता है भाई एग्जाम्पल टू रूल। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, हर बच्चा अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकता है, पर नियम तो एक ही निकलेगा। ठीक है, नियम क्या निकलेगा? एक, एक चीज पर आएंगे हम। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है विद इन बॉक्स थिंकिंग, विद इन बॉक्स थिंकिंग, जो एक डायरेक्शन में सोचना है, एक डायरेक्शन में सोचता है। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, जो एक डायरेक्शन में सोचता है, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कई बार पेपर में आता है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है जिसमें बच्चा बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान देता है, या जिसमें बहुत सारी चीजों का एक उत्तर हो, एक आंसर हो। ठीक है, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? ये पाई जाती है इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली बच्चों में चिंतन पाया जाता है। ठीक है, और कन्वर्जेंट होता है अंदर की तरफ। कई बार आता है कंक्लूजन निकालने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? कंक्लूजन देना है। एक टीचर कक्षा में डिस्कशन करने के बाद पहले बच्चों से डिस्कस करता है, फिर जनरलाइज कर देता है चीजों को। जनरलाइज तो एक ही होगा, कंक्लूजन एक ही निकलेगा। ठीक है, तो जनरलाइज करने के लिए, यानी कि सामान्यकरण,
के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, और ड्रॉइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए, यानी कि निष्कर्ष निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, हाँ, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्हीं में से निकली हुई है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब बात क्या है, इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं इस मेथड को। इंडक्टिव मेथड इज गिवन बाय फ्रांसिस बेकन। ठीक है, इसका मेन नियम है एग्जाम्पल टू रूल। बच्चों से पहले एग्जाम्पल लिए जाते हैं, फिर टीचर नियम स्थापित करता है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, टीचर बच्चों को, ये वाला मेथड प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज होता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए मेथड यूज होता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। ये वाला मेथड फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में होता है, और इसमें क्या होता है कंक्रीट, यानी कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त ले जा सकते हैं। पहले बच्चों को वो विषय पढ़ाएंगे जो हम दिखा सकते हैं, फिर अमूर्त संप्रत्यय पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब सारी चिंतन इसके आगे पढ़ेंगे बेटा लकी। नोन टू अननोन, यानी कि बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता लगाकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि बच्चों से जो हम एग्जांपल लेते हैं, हर बच्चा अपना एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकता है। ठीक है, चलो अब ये वाला मेथड कौन सी क्लासेस में यूज होता है? प्राइमरी। और इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है विद इन बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि हर बच्चा एक तरफ आ रहा है। ठीक है, रूल एक बनेगा। तो ये होता है ना विद इन बॉक्स थिंकिंग, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक तरफ आना, बहुत सारी समस्याओं का एक हल देना। लिखो इसको, अनेक समस्याओं का एक हल देना, सिंगल सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, सिंगल सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान। जैसे हम भाई बच्चों से पूछ लें, कोई भी एग्जांपल ले लो कि कोई ऐसा, जैसे मैं पूछ लेती हूँ, एक ऐसा डिजिट बताओ, देखो, जिसमें 2 बार 4 आए और 2 बार 5 आए। ठीक है, ऐसी कोई सबसे बड़ी संख्या बनाओ 4 नंबर की, जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 5 आए, तो सबका आंसर एक होगा। जैसे 5 5 4 4, यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो ये होगा एक सॉल्यूशन देना, एक की तरफ बढ़ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा, टीचर क्या, ये वाला कन्वर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? इंटेलिजेंट, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है। सामान्यकरण, जनरलाइज करना, टीचर डिस्कशन करने के बाद जनरलाइज तो एक ही होगा, जनरलाइजेशन ज्यादा हो नहीं सकते, जनरलाइज एक होता है, नियम एक निकलता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी एक निकलता है, जहां चीज एक पर आकर टिकेगी, एक आंसर होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक नियम निकलेगा, तो वहां पर कौन सा मेथड यूज होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग या इंडक्टिव मेथड। याद रखना, कई बार पूछा जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? इसको दिया जेपी गिलफोर्ड ने। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट हम आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, शानु ज्योति। देखो बेटा सिंपल सा नियम याद करना, एग्जांपल टू रूल, ये 4 रूल तो रटे रटाए आएंगे, रटे रटाए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा नियम, दूसरा मेथड, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। डिडक्टिव और इंडक्टिव, पहले होता है इंडक्टिव फिर आता है डिडक्टिव। ठीक है, अब देखो होता है इंडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव मेथड दिया अरस्तु ने। अरस्तु को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है अरिस्टोटल, पर हिंदी में इसे लिखा जाता है अरस्तु, ये स्पेलिंग है भाई, इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है। अब भाई जो नियम उसमें थे इंडक्टिव में, चारों नियम उसके अपोजिट है। जो आज मैं 4 मेथड कराऊंगी, इनमें से 2 नंबर पक्के हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है डाइवर्जेंट इसमें आएगा। ये होता है रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि नियम से उदाहरण। ठीक है, क्या है? नियम से उदाहरण। दूसरा जो नियम होता है वो बच्चों को नहीं पता होता है, तो अननोन टू नोन, यानी कि अज्ञात से ज्ञात। ठीक है, एक बार चारों नियम सभी मुझे मैसेज करके बताओ, याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से? चारों नियम आप लोगों को एक तो याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, चारों नियम जरूर आने चाहिए। अब होता क्या है भाई, टीचर क्या करता है? टीचर पहले सारे नियम ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है और बच्चों से क्वेश्चन सोल्व करवाता है। टीचर बच्चों के सारे नियम ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बच्चे से बोला क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये कौन सा मेथड है? डिडक्टिव मेथड है ये। ठीक है, क्या है? डिडक्टिव मेथड। अब बात क्या है, जो ये मेथड है ये अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज होता है। कौन सी क्लासेस के लिए? अपर प्राइमरी, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर।
उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब आवाज आ रही है, बताने एक बार जल्दी बता दो आवाज आ रही है या नहीं। देते हैं बेटा, एग्जांपल भी देती हूँ अभी, क्वेश्चन पूछूंगी अभी मैं आप लोगों से। वेरी गुड वेरी गुड। शाश शाश जी बहुत अच्छा बताया आपने। देखो अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, अपर प्राइमरी होती है 6 to 8 क्लास, 6 से 8वीं क्लास, ठीक है। एक टीचर पहले बच्चों को नियम समझाता है, फिर नियम के बाद वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले टीचर क्या करते हैं, फॉर्मूला समझाता है, फॉर्मूला समझाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन दे देता है, वो सोल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे कर दिया भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, स्क्वायर। चलो क्लियर है। डिडक्टिव मेथड अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, टीचर पहले बच्चों को नियम समझाता है, फिर बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चे नियम जो होते हैं बच्चों को नहीं पता होते हैं, फिर बच्चों को समझा, नियम बताकर बच्चों को चीजें समझाता है, इसलिए अननोन टू नोन बोला जाता है। यानी कि नियम बच्चों को नहीं पता, नियम को समझाने के लिए उदाहरण देता है, नियम को समझाने के लिए उदाहरण देता है, तो बच्चों को पता हो जाता है। नियम अमूर्त होते हैं, कंक्रीट की तरफ चलता है, जनरल होते हैं बच्चों के लिए नियम, और स्पेसिफिक की तरफ चलता है। चलो, और ये क्या है, अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज होता है, और क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी कि जिसमें एक समस्या के अनेक समाधान दिया जाता है, समस्या एक होगी, समाधान अनेक होंगे। जैसे मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, समस्या एक होगी, समाधान बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, दिल्ली में 2 दिन बारिश ना, दिल्ली में 2 दिन लाइट ना आए तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हर बच्चा अलग अलग उत्तर दे देगा, जिसमें हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है, जिसमें हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकता है, जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। जो इस प्रकार की थिंकिंग होती है जिसमें एक समस्या के अनेक समाधान दिए जाते हैं, उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अपसारी चिंतन, इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। और अपसारी और अभिसारी चिंतन का कंसेप्ट किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने। ये आ सकता है, लिख लो भाई, जेपी गिलफोर्ड। जो बच्चा अनेक समस्याओं का एक समाधान देता है वो होता है, नहीं, मैनी सॉल्यूशन ऑफ, एक समस्या के अनेक समाधान देता है वो होता है डाइवर्जेंट, और जो देता है बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान, सॉल्यूशन एक होगा, प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, तो वो हो जाता है अभिसारी चिंतन। और ये कंसेप्ट किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही बोला जाता है डिडक्टिव थिंकिंग, कई बार इसका नाम चेंज कर देते हैं, डिडक्टिव, तो ये भी आ सकता है। अब होता क्या है इसमें, जो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन किस प्रकार के बच्चों में पाया जाता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है भाई। नहीं नहीं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बच्चे में पाई जाती है, देखो अभी बताया था, कन्वर्जेंट बच्चे में जो बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग करता है वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और जो बच्चा होता है डाइवर्जेंट वो होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव स्टूडेंट, यानी कि सृजनात्मक बालक। जो बालक क्रिएटिव होता है उसके अंदर कौन सी थिंकिंग पाई जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक क्वेश्चन अब मैं पूछती हूँ, जो बच्चा जीनियस होता है, जो बच्चा जीनियस होता है या गिफ्टेड होता है, गिफ्टेड होता है, वो उसमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाएगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जल्दी बताइएगा। जो बच्चा जीनियस होता है उसमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है, पार्वती, राशि, जल्दी बताओ। गिफ्टेड स्टूडेंट या जीनियस जो बच्चा होता है उसमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, तृप्ति बिल्कुल होगा। तो जीनियस हो, बच्चा जो जीनियस होता है उसमें पाया जाता है क्या, अब सारी चिंतन। अब सारी चिंतन को डेवलप करने के लिए क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, ठीक है। एक और इसमें एक चीज और लिखो, जो बच्चा अभी सारी चिंतन करता है उसमें कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी लिखो एक बारी। बेटा डरना नहीं है वर्षा, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस क्वेश्चन करो, जितना यहाँ पर करवाया जाए वो कर लो, ठीक है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड अब क्या होता है ये समझते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है, और नहीं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन से डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब होता क्या है ये देखो, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत, ठीक है, बंद अंत वाले प्रश्न। जिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वन आंसर, वन आंसर हो चाहे वन सॉल्यूशन हो, बात एक पर ही आकर टिकेगी। इसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ सकता, एक मेन डिफरेंस बता रही हूँ, जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ सकता।
जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ सकता। जैसे अभी मैं बताती हूँ कैसे। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, इसका जवाब आप दोगे। इसमें एक क्वेश्चन के अनेक आंसर होंगे, मैनी आंसर होंगे, आंसर एक से ज्यादा होंगे। अगर एक से ज्यादा आंसर हो, मैनी सॉल्यूशन, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि इसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? सारे बच्चे बताओ मुझे, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, बताओ। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? बताओ बेटा अरुण कुमार, जल्दी अब आंसर बताओ। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने। सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया, सभी, मुझे पता था सभी देंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो। क्या इसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हो? बताओ भाई। क्या अपना, देखो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए लिखा है कि जिसमें आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब लिखोगे, डेट, नेम्स, प्लेस सब सेम होगा, बस थोड़ा आगे पीछे लिख दोगे, बात तो सेम ही होगी, अपने अनुसार तो आंसर नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लोज एंडेड। डेट, नेम, प्लेस सबका सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख देंगे, तो वो क्वेश्चन हो गया क्लोज एंडेड। अब मैं पूछूं, आपके एरिया में 2 दिन लाइट ना आए तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो हर बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है। जैसे मैं पूछूं मार्कर का यूज बताओ, कोई बच्चा बोलेगा लिखने के, कोई बच्चा बोलेगा कलर करने के, कोई बच्चा बोलेगा खेलने के, कोई बच्चा बोलेगा फेंकने के, कोई बच्चा बोलेगा सर फोड़ने के, कोई बोलेगा आंख फोड़ने के। तो हर बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है अपने अनुसार। ठीक है, तो जब बच्चे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकता है, अपने अनुसार जब बच्चा कुछ कर सकता है, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछिए आप लोगों से, कभी आंसर दोगे आप। ऐसी एक संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए। तब एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 3 आए, 2 बार 4 आए, 4 नंबर की एक ऐसी संख्या। बताओ भाई, बताओ इसका आंसर, आप लोग ही दोगे। 4 नंबर की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए, जल्दी से। बताओ राशिदा, शादरा, श्रद्धा, शशिदा। ऐसे लिखना 2, फिर उसका आंसर बताना। चलो भाई, अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई टीटेट में हमेशा। देखो, ऐसी कोई संख्या बताओ, एक बार लिख दे। 3 3 5 5, 3 5 3 5, 3 5 5 3, 5 3 5 3, 5 5 3 3। एक से ज्यादा आंसर हो गए, एक से ज्यादा आंसर हो गए, तो वो आंसर क्या होगा भाई आप लोगों का? ओपन एंडेड, क्योंकि आंसर ज्यादा हो गए। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, एक और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। जैसे कि एक ऐसी 4 नंबर की एक ऐसी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए, 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए, कोई ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सीधा सीधा एक ही आंसर आएगा, सबसे बड़ा तो यही होगा। तो ये एक हो जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा जिसमें आंसर एक आता है। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? तो जल्दी से यस लिखकर भेजो। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, इंडक्टिव और डिडक्टिव अगर क्लियर है तो यस लिखकर भेजो, डाउट है तो डाउट वो लिखकर भेजो। क्या समझ में नहीं आया? अब आ गया ना क्लोज एंडेड, क्योंकि सबका एक ही आंसर हो गया है, एक ही आंसर है। सब क्लियर है, वेरी गुड। सारा सिलेबस बेटा टाइम से कंप्लीट होगा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, सिर्फ यही मटेरियल आप लोगों के लिए इनफ रहेगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है और ना करना है। जो मैं नोट दे, ये नोट्स आप खुद अपनी एक अलग नोटबुक बनाओगे, उसमें लिखोगे भी। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट भी होता है, पर हर बच्चा इंटेलिजेंट क्रिएटिव नहीं होता, बात भी लिख लेना। एक सॉल्यूशन है तो क्लोज एंडेड,
और बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ओपन एंडेड, वेरी गुड। नंबर वाला, जैसे मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दिया, दो तरीके से मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, चार नंबर की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 3 आए 2 बार 5 आए, तो बच्चा बहुत सारे आंसर दे देगा, ओपन एंडेड। आगे इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल दिया कि भाई 4 नंबर की जिसमें 2 बार 3 2 बार 5 है, ऐसे सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर आएगा एक ही आंसर आएगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब 2 मेथड और हमें पढ़ने हैं भाई, एक है तीसरा मेथड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या होता है, पहले हम देखते हैं संश्लेषण क्या होता है। प्रेरणा, बेटा इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, सीटेट सीडीपी क्वीन के नाम से, सीटेट सीडीपी क्वीन प्रीति के नाम से। आप मुझसे इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ, तो इस पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। आशीष, नहीं बेटा जीनियस होता है जो बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जैसे लता मंगेशकर गाने में बहुत अच्छी थी तो वो इंटेलिजेंट थी, पर जो बहुत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे थे, तो वो जीनियस थे। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर सीटेट सीडीपी क्वीन, ठीक है। और हाँ, मेरा खुद का भी चैनल है टीचिंग वायर यूट्यूब पर, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टीचिंग वायर, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, एक और मेथड है एनालिटिकल मेथड। विषय वस्तु को तोड़कर, विषय वस्तु को भागों में तोड़कर समझाया जाता है। कंटेंट इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स, कंटेंट को भागों में तोड़ा जाता है भाई, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक है बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसको तोड़ तोड़ कर समझाओ। जैसे बच्चे को, हमें पहले इसको बोला जाता है, इसके 2 नियम होते हैं, वो लिख लो, 2 नियम नहीं, इसके 2 फॉर्मूलाज। पहला है होल टू पार्ट, बस यही 2 आएंगे, होल टू पार्ट, और ये मेथड किसी ने दिया नहीं है, यानी कि पूर्ण से अंश। दूसरा है अननोन टू नोन, जैसे हमें बच्चे को फ्लावर पढ़ाना है, पहले फ्लावर दिखाएंगे फिर उसके पार्ट समझाएंगे, ठीक है। नॉन टू अननोन टू नोन इसलिए बोला जाता है, बच्चे को जो चीजें नहीं पता उसको पता करने के लिए भागों में चीजों को तोड़ तोड़ कर सरल तरीके से समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है भाई, सरल तरीके से। इसमें से बस यही 2 नियम आते हैं, बस जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी से उतारो। और ये सारे नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं। पूछो आकांक्षा, क्या डाउट है? शिक्षा पूछो। 5 मिनट और चलेगी अभी क्लास, 5 मिनट और चलेगी, एक और मेथड रह रहा है। चलो आ गया प्रेरणा सभी। बात ध्यान रखना, आज हम 4 मेथड पढ़े हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव। देखो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सारे नोट खुद बनाओगे, बात बिल्कुल आप लोगों को लिखनी है, आपको पीडीएफ भी मिलेगी पर नोट्स भी बनाओगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडक्टिव मेथड किसने दिया है तो आएगा फ्रांसिस बेकन। अगर पूछा जाए डिडक्टिव मेथड किसने दिया है तो बताओगे अरस्तु ने। तीसरा क्वेश्चन ही आएगा, अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया, एक साथ पूछ लिया इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है तो आंसर आएगा अरस्तु। तो आंसर क्या आएगा, अरस्तु, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करेंगे पार्वती, बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी इसी के, ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर भी हो जाए। जीनियस में बेटा अब सारी होगा, जीनियस बच्चा जो होता है एक चीज वो बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट, देखो जीनियस और इंटेलिजेंट में फर्क समझ लो क्या होता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, लता मंगेशकर थी वो सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, तो वो इंटेलिजेंट है। अब जीनियस जो होता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है। जो बच्चा बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है वो होता है जीनियस। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का बेटा आपको पता चल जाएगा। अनुजा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना बेटा, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को जवाब मिलेगा। हाँ भाई हाँ साक्षी बिल्कुल। चलो दूसरा मेथड और देख लेते हैं, लास्ट है सिंथेसिस। पहले एना, पहले देखो कई बार आता है सिंथेसिस से पहले क्या होता है, सिंथेसिस से पहले एनालिटिक होता है, तोड़ा जाता है चीजों को फिर जोड़ा जाता है। इंस्टाग्राम आईडी लिख लो सीटेट सीडीपी क्वीन, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना। और कोई मैं, अब देखो तो बोला जाता है संश्लेषण। इनके बस 2 ही नियम पूछे जाते हैं, इसमें बस 2 ही नियम पूछे जाते हैं। वो नियम क्या है, वो था पार्ट होल टू पार्ट, तो ये है पार्ट टू होल। ये होता है बच्चों को पार्ट्स पता होते हैं, नोन यानी कि अंश से पूर्ण।
नोन टू अननोन होता है ज्ञात से अज्ञात। पहले विषय वस्तु को तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। पहले विषय वस्तु को तोड़ा जाता है और फिर जोड़ा जाता है। क्लियर है? नहीं बेटा, ओल्ड मेथड नहीं आ सकता अतुल, उसमें नहीं आ सकता। गिफ्टेड स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। अब मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ क्यों पाई जाती है। देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो जरूरी नहीं है क्रिएटिव भी हो, पर जो बच्चा क्रिएटिव होता है ना वो इंटेलिजेंट भी होता है, तो उसमें दोनों गुण हो गए ना। तो गिफ्टेड जो होगा वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव दोनों होगा, इसलिए उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। ये स्टेटमेंट लिख लो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव हो, और जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट माना जाता है। क्लियर है? चलो, यहां से ये दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, पार्ट टू होल एंड होल्ड नोन टू अननोन। ये नियम ही बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे बच्चा टीचर कंक्लूजन देता है, तर्क देता है, पहले चीजों को तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। हाँ बेटा, उसमें भी ये चीज अप्लाई होती है राज, और इसमें भी ये कुछ नियम हर चीज में सेम मिलते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। हाँ, जैसे कई बार आता है, पहले एनालाइज किया जाता है पहले सिंथेसाइज, पहले एनालाइज किया जाता है फिर सिंथेसिस, पहले चीजों को तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे टीचर कंक्लूजन देता है तो वो कौन से मेथड का प्रयोग कर रहा है कंक्लूजन देने के लिए, तो भी सिंथेसिस आएगा। अगर इंडक्टिव डिडक्टिव है तो इंडक्टिव आएगा, अगर इंडक्टिव डिडक्टिव नहीं है तो सिंथेसिस आएगा। दो तरीके से आता है। इंटेलिजेंट बच्चे में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है बेटा नीलू कुमारी। अब बस क्लास खत्म होने वाली है, एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैथ पेडागोजी के आज हमने 4 मेथड पढ़े। इंडक्टिव, इंडक्टिव किसने दिया है? बेकन ने, और ये दिया है अरस्तु ने। अगर पूछ लिया जाए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, तो भी नाम अरस्तु का आएगा। ठीक है, एनालाइज में और सिंथेसाइज पहला हो गया इंडक्टिव। इंडक्टिव में पाया जाता है एग्जांपल टू रूल, और ये प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज होता है, और इसे विद इन बॉक्स और डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें पाई जाती है। कई बार पूछा गया डाइवर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है। हाँ बेटा, प्रियंका ये पेपर 2 के लिए भी है। अनुजा, डिडक्टिव मेथड होता है रूल टू एग्जांपल, ये पर प्राइमरी के लिए यूज होता है, और इसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ये डाइवर्जेंट बच्चे में पाई जाती है। डाइवर्जेंट का कंसेप्ट दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। डाइवर्जेंट बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बीच में डिफरेंस समझा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है हर बारी। एनालिटिकल सिंथेसिस अगली बार इसी के क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का ज्यादा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके श्रियंका, अनुजा, मोहम्मद नसीर, तो भाई मिलते हैं हम बाद में नेक्स्ट क्लास में, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।